दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप आज अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे और मस्त होंगे। आइए हम लोग कक्षा 9 का भूगोल में पाठ 4 पढ़ेंगे। जो भूगोल में पाठ 4 है इसका अध्ययन आज हम लोग करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि भारत के ये जितने भी भूभाग हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और कहीं पे भी बारिश होती ही नहीं है। तो जो भारत के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से जलवायु पाई जाते हैं, उनका क्या कारण है वो हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भारत का ये वाला पीला वाला आपको पार्ट दिख रहा है येलो कलर का, ये पूरा पार्ट यहाँ पे जो ये पीला वाला जितना भी पार्ट है ये बहुत ही ठंडा प्रदेश है। यहाँ पे पूरा बर्फ़ जमा होता है। वहीं आप ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं भारत का, ये इतना पार्ट ये बहुत ज़्यादा गर्मी वाला है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म होता है, मतलब 50 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ का हो जाता है। जबकि ये वाला भाग तीनों ऋतुओं के लिए ही उत्तरदायित्व है। यहाँ पे ठंडी भी होती है, गर्मी भी होती है और बरसात भी अच्छा खासा होता है। ये वाला जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। वहीं अगर ये देखेंगे तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र है। थोड़ा सा मरुस्थल नहीं कह दीजिए, पठारी क्षेत्र हो जाएगा, क्योंकि पठार पे जो है पूरा जो यहाँ पे पर्वत पहाड़ जो भी हैं पूरे बहुत प्राचीन काल के हैं। जबकि ये वाला जो है बारिश इस वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होता है। ये कोपेन के द्वारा जो है दिया गया जलवायु सिद्धांत पे आधारित है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो EHW लिखा हुआ है इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, यहाँ पे गर्म प्रदेश है। वहीं पे यहाँ देखिएगा कि A और W लिखा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे उष्ण रहेगा, गर्मी रहेगी। अगले मैप में हम इसको देखते हैं तब आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो E लिखा होता है, जहाँ जहाँ E लिखा रहेगा, E वाले में जो है ठंडा होता है, वो वाला क्षेत्र पूरा ठंडा होता है। अब जो E लिखा है इसका मतलब हुआ कि ध्रुवीय तुल्य जलवायु, जैसे ध्रुव पे ठंडा है सेम ठंडी यहाँ पे भी होती है। वहीं आप नीचे देखेंगे तो ये वाला क्षेत्र जो पंजाब का यह स्टेपी है, यहाँ पे ठंडा होता है लेकिन थोड़ा सा कम होता है। ये वाला क्षेत्र पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे बहुत गर्मी होती है और इसको BWHW के से लिखा जाता है, जो कि कोपेन के द्वारा दिया गया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोपेन के अनुसार भारतीय जलवायु का वर्गीकरण। अब यहाँ जो राजस्थान का पार्ट है, यहाँ उष्ण मरुस्थलीय जलवायु है, मैंने बहुत गर्मी वाला क्षेत्र है। जबकि अगर आप यहाँ देखेंगे मुंबई वाला पार्ट, तो यहाँ पे BSHW लिखा आपको मिलेगा। इसका मतलब होता है कि अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, माने यहाँ शुष्क जो है गर्मी भी होगी और ठंडी भी होगी। जबकि यहाँ पे आप देखेंगे तो AW आपको दिखेगा। AW का मतलब है उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु, यहाँ गर्मी भी है और ठंडी भी है। और जैसे ही आप नीचे देखेंगे तो आपको AS लिखा दिखेगा। AS वाला जलवायु जो है शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली आर्द्र शीत ऋतु वाली मानसूनी जलवायु, यहाँ पे जो है ठंडी में बारिश होती रहती है। यहाँ पे केरल वाले पार्ट को आप देखेंगे तो मिलेगा लघु शुष्क वाली जलवायु, मानसूनी जलवायु, माने यहाँ पे शुष्क भी रहता है और मानसून में बारिश भी बहुत होती है। जबकि यहाँ अगर आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, तो आप पाएंगे कि लघु ग्रीष्मकाल, यहाँ ग्रीष्मकाल बहुत कम होता है और शीत आर्द्र जलवायु, यहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा नहीं होती लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग को कक्षा 9 का जो पाठ 4 है उसको पढ़ना पड़ेगा। पाठ का नाम है जलवायु। तो हम लोग चल करके देखते हैं कि क्या है वो। तो ही यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भारत का मैप है इसमें आपको ये बताया गया है कि भारत में जलवायु जो मानसून है वो कैसे आता है। तो 1 जून को केरल से होकर के जब 1 जून होता है तो ये मानसून यहाँ केरल से होकर के ऐसे चलता है और ये मिजोरम तक जो है 1 जून तक बरसता है पानी। उसके बाद 5 जून तक ये जो है मुंबई तेलंगाना होकर के और वेस्ट बंगाल से सिक्किम तक बारिश होती है। 10 जून तक ये महाराष्ट्र को पार करके और बिहार तक पहुँच जाता है। फिर 15 जून तक ये जो है गुजरात से होकर के उत्तर प्रदेश तक, लगभग उत्तर प्रदेश में 15 जून तक बारिश होती है, होना शुरू हो जाता है। आप लोग जो अभी नए होंगे वो उनको समझ में नहीं आता होगा, तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं बाबू कि जो आपके यहाँ बारिश होती है, जो आपके यहाँ मानसून आता है, माने जून, जुलाई और सितंबर वाले महीने में, अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले बारिश कौन से राज्य में होता है भारत में, तो आपको बताना है केरल में। और केरल में सबसे पहले बारिश कब होता है, तो लगभग 1 जून को यहाँ पे बारिश हो जाता है। और केरल के साथ साथ त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर वाले क्षेत्र में भी बारिश 1 जून तक हो जाता है। और 5 जून तक जो है ये कर्नाटक, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ होते हुए सिक्किम तक बारिश होती है। और 10 जून को जो है ये यहाँ महाराष्ट्र से होकर के मध्य प्रदेश और झारखंड और बिहार तक पहुँच जाता है। वही 15 जून तक जो है ये गुजरात होते हुए और हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक की जलवायु पहुँचती है। 1 जुलाई तक ये आधे राजस्थान से लेकर के और जम्मू कश्मीर तक पहुँच जाता है। और 15 जुलाई तक लगभग समस्त भारत में बारिश होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपको समझना, यही चीज़ जो है जलवायु नाम के चैप्टर में या जलवायु नाम के पाठ में कक्षा 9 के भूगोल में आपको दिया गया है। उसको पढ़ने के लिए हम लोग सीधे चलते हैं पाठ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पाठ 4 है, जो कि कक्षा 9 का चौथा पाठ है भूगोल में। पाठ का नाम है जलवायु। जलवायु को इंग्लिश में जो है क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं, क्लाइमेटोलॉजी, और वैसे क्लाइमेट कहते हैं इसको अंग्रेजी में। अब इस पाठ को हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे
और समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो पिछले 2 अध्यायों में, माने पिछले आपने 2 पाठ में आप हमारे देश की स्थलाकृति एवं अफवाह के बारे में पढ़ चुके हैं। कहने का मतलब है हमारे देश में कौन कौन सी आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल और नदी तंत्र कौन कौन सी, कहाँ कहाँ कौन कौन सी नदियाँ, ये आप पढ़ चुके हैं। किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व यही हैं जो आपने ऊपर पढ़ा है, स्थलाकृति और नदियाँ। इसको आप ये समझने के लिए कहीं भी पर्यावरण को समझने के 3 मूल तत्व होते हैं, जिनमें से 2 आपने पढ़ लिया है और तीसरा आप इसमें पढ़ेंगे। इस अध्याय में आप तीसरे तत्व अर्थात हमारे देश की वायुमंडलीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं? जब ठंडी, दिसंबर माने ठंडी, ठंडी में हम लोग ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, यानी गर्म कपड़ा क्यों पहनते हैं? मई महीना में गर्म एवं असुविधाजनक क्यों हो जाता है, या जून जुलाई में वर्षा क्यों होती है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप भारत की जलवायु का अध्ययन करके जान सकते हैं। माने इस पाठ में आप जान पाएंगे कि हम लोग ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं और हमको सूती वस्त्र क्यों आवश्यकता होती है, आखिर मई जून में ही बारिश क्यों होती है, तो ये आप लोग जान पाएंगे। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि यानी कम से कम 30 वर्ष से अधिक मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु कहलाता है। दोस्तों, कहने का मतलब है कि किसी भी क्षेत्र में लगभग मान लीजिए मई जून में ही बारिश अगर हो रही है और ये प्रोसेस लगभग 30 साल 40 साल से ही ऐसा हो रहा है, तो वहाँ उसको जो है जलवायु कहा जाता है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व जो है, अगर मौसम और जलवायु के तत्व पूछा जाए तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता, आर्द्रता माने होता है ठंडी, तथा वर्षण, वर्षण माने होता है बारिश, एक ही होते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्रायः एक ही दिन में कई बार बदलती है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक ही समान बनी रहती है। जैसे दिन गर्म और या रातें हवादार या शांत, आसमान बादलों से घिरा या साफ तथा आर्द्र या शुष्क हो सकती है। कहने का मतलब है दोस्तों कि आप लोग सुबह अगर सो करके उठते होंगे, कभी कभी आप ठंडी में देखते होंगे सुबह बहुत कोहरा है, दोपहर तक जो है धूप निकल आता है, कभी कभी आप देखते हैं सुबह खूब धूप है और शाम को बारिश होने लगा। तो ये जो घटना होती है इसको मौसम कहा जाता है। ठीक, यही मौसम का मतलब यही होता है। आपने गाना भी सुना होगा, मौसम की तरह तुम बदल तो न जाओगे। तो मतलब मौसम जो है चेंज होता रहता है। महीनों के औसत वायुमंडल अवस्था के आधार पर वर्षा को ग्रीष्म या शीत या फिर वर्षा ऋतु में विभाजित किया जाता है। जब कई महीना ऐसा प्रोसेस होता है, जैसे मान लीजिए ठंडी होने लगा तो 3-4 महीना जब ठंडी होगा तो उसको जलवायु कहा जाएगा। ग्रीष्म ऋतु या वर्षा ऋतु में विभाजित किया जाता है, माने उसी ऋतु घोषित कर दिया जाता है, सीजन कह दिया जाता है। विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, पूरे दुनिया को कई जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। जैसे अपने यहाँ ही देखिए कि राजस्थान को मरुस्थलीय कह दिया गया, उत्तर प्रदेश बिहार वाले क्षेत्र को मैदानी क्षेत्र बोल दिया गया, बीच में पठारी क्षेत्र हो गया। तो यह अलग अलग जो है जलवायु यहाँ पे हैं। कहीं पे बहुत बारिश होता है, कहीं कम बारिश होता है, कहीं ठंडा ही एकदम रहता है। तो आगे पूछ रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है तथा ऐसा क्यों है? इस संबंध में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। अब भारत की जलवायु कैसी है ये आपको बताना है। तो अब अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि जो मानसून है, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका शताब्दिक अर्थ है मौसम। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। जो हवा है उसको जो है ऋतु के अनुसार परिवर्तन, माने बारिश हो रही तो बारिश में ही जो है वो हवा चेंज हो जाएगा, जब भी हवा चलेगा बारिश ही होगी। गर्मी में क्या है, हवा चल रहा है तो लू चलने लगेगा, माने बहुत गर्म वाला। ठीक, अब कह रहे हैं भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। तो भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिणी पूरब में पाई जाती है। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट और प्रादेशिक विभिन्नताएं हैं। आइए हम 2 महत्वपूर्ण तत्व तापमान और वर्षण को लेकर देखें कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किस प्रकार की विभिन्नता है। ठीक, गर्मी में राजस्थान के मरुस्थल में कह रहा है कि कहीं ऐसा भी क्षेत्र है जहाँ पे ठंडी है, कहीं ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे गर्मी है। तो ये किस प्रकार की विभिन्नता है हम इसको देखेंगे। तो गर्मी में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 डिग्री से तक पहुँच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में तापमान लगभग 20 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। कहते हैं कि जो राजस्थान का एरिया है वही गर्मी में जो वहाँ का जो है टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि भारत में ही जम्मू कश्मीर है और वहाँ का 20 से रहता है। तो ऐसा क्यों है? तो सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान -45 डिग्री से
से सेंटीग्रेड तक हो सकता है, जबकि तिरुवनंतपुरम दोस्तों केरल की राजधानी में यहाँ 22 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। माने वहाँ माइनस में चली जाती है, जम्मू कश्मीर में बर्फ़ बन जाता है पानी, और यहाँ पे जो है फिर भी कुछ नहीं होता, गर्मी ही रहती है केरल में। अब आगे हम लोग देखते हैं, कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि कुछ क्षेत्र में रात एवं दिन के तापमान में भी बहुत अधिक अंतर होता है। ये जो है बता रहे हैं कि क्या आप जानते हैं कि कुछ क्षेत्र में रात एवं दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, जबकि उसी रात, जिस दिन मैंने 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था, उसी रात यह नीचे गिरकर और 15 डिग्री तक पहुंच सकता है। दूसरी ओर केवल या अंडमान निकोबार में दिन तथा रात का तापमान समान ही रहता है। कहते हैं कि राजस्थान का कुछ पार्ट ऐसा है जहाँ पे 50 डिग्री तापमान हो जाता है, माने कि बहुत ज़्यादा गर्मी, और जब वहाँ रात होता है तो इतनी ठंडी हो जाती है जैसे दिसंबर में जो है जाड़ा होने लगता है उत्तर प्रदेश और बिहार में। ठीक, अब कह रहे हैं कि वर्षण, अब वर्षण की ओर ध्यान दें, यानी जो बारिश होता है उसी को वर्षण कहा जाता है। वर्षण की ओर ध्यान दें, वर्षण के रूप में तथा प्रकार में ही नहीं बल्कि उसकी मात्रा एवं ऋतु के अनुसार वितरण में भी विभिन्नता होती है। कहते हैं कम बारिश होने की दिक्कत नहीं है, कहीं कम होता है कहीं ज़्यादा होता है, ये भी परिवर्तन हो जाता है मौसम के अनुसार, ठीक, ऋतु के अनुसार। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है। जो हिमालय वाला क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पे बर्फ़ बन करके जो है पानी गिरता है। हिम का माने, हिम जो है, हिम माने होता है बर्फ़, ठीक है, तो बर्फ़ बन करके पानी गिरता है। तथा देश के शेष भाग में यह वर्षा के रूप में होता है। अब जो हिमालय, वहाँ तो बर्फ़ के रूप में गिरता है, जबकि पूरे देश में वर्षा के रूप में बारिश होता है। वार्षिक वर्षण माने वार्षिक वर्षा, पूरे एक साल का वर्षा में विभिन्नता जो है मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर के, और लद्दाख पश्चिम राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम होता है। अब जो मेघालय है दोस्तों, यहाँ पे 400 सेंटीमीटर बारिश होता है, यानी बहुत बारिश होता है, जबकि लद्दाख और राजस्थान में सिर्फ 10 सेंटीमीटर बारिश होता है। तो ये भी जो है फ़र्क देखा जा सकता है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है। अब आप देखेंगे कि जो बारिश वाला महीना है वह जून से शुरू हो जाता है और सितंबर तक बारिश होता है, ठीक। लेकिन कुछ क्षेत्र में जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर और नवंबर में होता है। अब जो तमिलनाडु वाला भाग है वहाँ पे वर्षा कब होगा, तो वहाँ पे वर्षा होगा अपना अक्टूबर और नवंबर में। अभी दिखा रहे हैं आपको, ये बात कहाँ का कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये वाला पार्ट है लद्दाख में जो है बारिश होता है 10 सेंटीमीटर, राजस्थान में भी 10 सेंटीमीटर होता है, जबकि मेघालय में 400 सेंटीमीटर बारिश होता है। अब ये तो हो गया कि जून से लेकर के और सितंबर तक बारिश होती है, जबकि अक्टूबर और नवंबर में बारिश होती है तमिलनाडु में, ठीक। यही समझाने का ये प्रयास कर रहे हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि बारिश वहाँ पे सितंबर अक्टूबर तक हो जाती है। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। देश के आंतरिक भागों में मौसम या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूरब से पश्चिम की ओर घटती जाती है। किस साइड से घटेगी, तो पूरब से घटेगी। माने जो अरुणाचल वाला प्रदेश है इधर बहुत बारिश होगा मेघालय वाला क्षेत्र से, जबकि राजस्थान वाले साइड में बारिश बहुत कम होता है। यही बता रहे हैं। विभिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधता लाती है, और जब कम बारिश हो, ज़्यादा बारिश जब क्षेत्र का ही डिफरेंस होता है तो ऐसे में लोगों के जीवन को भी प्रभावित हो जाता है, जीवन प्रभावित लोगों का होता है, जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में भी दिखती है। और ये चेंजिंग वैसे नहीं बल्कि उनके कपड़ों में भी, घर की बनावट में भी देखने को मिलता है, वहाँ के लोगों में भी बनावट देखने को मिलता है। जैसे आप अगर वहाँ पे जाएंगे, तमिलनाडु में जाएंगे, केरल में जाएंगे और तेलंगाना में जाएंगे, तो वहाँ के लोग अधिकतर थोड़े से काले होते हैं, जबकि आप अगर आएंगे जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में तो वहाँ के लोग थोड़े गोरे होते हैं। जबकि आप पूर्वी राज्य में जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, उधर के लोगों को देखेंगे थोड़ा सा नाक चिपटा होता है, जबकि उत्तर प्रदेश में नाक उठा होता है। तो ये विभिन्नता देखने को मिलती है। आप राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे जो दीवार होती है वो बहुत मोटी होती है घर की, और छत थोड़ा सा पतला होता है। जबकि आप जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो वहाँ जो छत होता है वो 3 कोना टाइप का बना होता है, उठा हुआ छत होता है कि बर्फ़ गिरे तो नीचे फिसल जाए। अब आगे देखिए, राजस्थान में घरों की दीवार मोटी तथा छत चपटी क्यों होती है। यहाँ पे प्रश्न यही इसीलिए पूछ रहा है कि राजस्थान में घरों की दीवार मोटी तथा छत चपटी क्यों होती है। तराई क्षेत्र तथा गोवा एवं मैंगलोर में ढाल वाली छतें क्यों होती हैं। असम में प्रायः कुछ घर जो है बांस के खंभों पर क्यों बने होते हैं। ये इनका प्रश्न है, इसका अभी हम उत्तर आपको दे देते हैं, ठीक। ये चैप्टर खत्म होने से पहले मैं आपका इसको उत्तर बता दूंगा। जलवायु नियंत्रण। अब जलवायु नियंत्रण क्या है, तो किसी भी क्षेत्र या किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 4 प्रमुख कारक हैं। पहला है अक्षांश,
ठीक, आपने पहले पार्ट में ही पढ़ लिया है कि अक्षांश क्या होता है। तुंगता, तुंगता माने होता है ऊंचाई की, वो क्षेत्र कितना ऊंचा है और वो किस अक्षांश पे है, ये भी माने रखता है, जलवायु प्रभावित कर सकता है। वायुदाब, वो कौन सी वायुदाब में है, वहाँ लो प्रेशर है कि हाई प्रेशर है, ये भी जो है मायने रखता है। पवन तंत्र, वहाँ पे हवा कौन सी चलती है, ये मायने रखता है जलवायु परिवर्तन में। समुद्र से दूरी, अगर कोई क्षेत्र समुद्र से दूर है या कम है तो ये भी प्रभावित कर सकता है। महासागरीय धाराएं, अब ये आप महासागरीय धाराएं नहीं पढ़े होंगे। ये क्या होता है कि महासागर में हवा चलती है, पानी का धारा चलता है, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा देंगे। तथा उच्चावच, उच्चावच का लक्षण, अब इसका मतलब है कि पर्वत है कि पठार है कि मरुस्थल है कि मैदानी भाग है, ये भी उसको प्रभावित कर सकता है। कह रहे हैं कि पृथ्वी की गोलार्ध के कारण, माने जो पृथ्वी है इसके गोल होने के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। ये भी सत्य है कि जो ध्रुव है, ध्रुव पे बहुत कम प्रकाश पड़ता है, जबकि भूमध्य रेखा पे बहुत ज़्यादा प्रकाश पड़ता है, तो उससे तो जलवायु प्रभावित होता है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर सामान्यतः घटता जाता है। जबकि कोई व्यक्ति, अब देखो जो विषुवत वृत्त माने होता है जो पृथ्वी का बीच वाला ये है रेखा, इसी को विषुवत वृत्त कहते हैं। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, जो बीचों बीच का पृथ्वी का भाग है यहाँ पे बहुत गर्मी होगी, जबकि यहाँ पे बहुत ठंडा रहता है। ध्रुव पे, दोनों ध्रुव पे बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। आगे बताते हैं कि इस तरह से ऊंचाई की ओर जाता है तो कोई व्यक्ति अगर ऊंचाई की तरफ जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है, तापमान घट जाता है। इसीलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में भी ठंड होती हैं। ठीक है, जो है जब ऊंचे पे जाओगे तो वहाँ पे क्या होगा, तापमान घटेगा और वहाँ मौसम ठंडा हो जाएगा, तो पहाड़ इसीलिए ठंडा होता है। किसी भी क्षेत्र का वायु दाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश ऊंचाई पर निर्भर करती है। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है यह प्रभाव कम होता जाता है। तो यह भी आपको जानना जरूरी था। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे प्रश्न जो है कह रहा है कि कम होता जाता है एवं लोग विषम मौसम अवस्था को महसूस करते हैं। इसे प्रायद्वीपीय अवस्था या गर्मी से बहुत अधिक गर्म एवं सर्दी में बहुत अधिक ठंड कहते हैं। महासागरीय धाराएं, समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है। ठीक, उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र, जैसे कि अपना केरल वाला क्षेत्र, तटीय क्षेत्र क्या होता है, जो समुद्र के किनारे होता है। अब जो ये वाला किनारा, ये तटीय क्षेत्र हो गया, ये भी जो है तटीय क्षेत्र हो गया। जो किनारे किनारे समुद्र के हैं इनको तटीय क्षेत्र कहा जाता है। तटीय क्षेत्र जहाँ गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती हैं और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो, तब वह गर्म तट या ठंडा हो जाएगा। वो गर्म अगर है तो ठंडा हो जाएगा। कैसे, जब इधर से मान लो ठंडी हवा आ रही है तो ये चाहे जितना गर्म क्षेत्र है ये जो है ठंडा हो जाएगा, क्योंकि हवा भी ठंडी होती है। आप देखते ही होंगे, अगर ठंडी हवा गर्मी में कभी भी हवा चलता है, वो कहीं कोई तालाब है उधर से आकर के आती है तो ठंडा आता है। बारिश होने वाला होता है तो बहुत ठंडी हवा आती है। जब बर्फ़ गिरता है तो बहुत ठंडी हवा आती है। ठीक, आगे देखो, आगे आपसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है, यह आपके लिए ज़रूरी भी है। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंध भाग में स्थित महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर क्यों स्थित हैं। इसका जो है कारण है कि आप देखें, ये आप हो सकता है प्रश्न ही ना समझ पाए हों। ये प्रश्न पूछना चाहता है कि अधिकतर मरुस्थल जो होता है वो महाद्वीप के पश्चिम किनारे पर ही क्यों स्थित होता है। तो उसका कारण है कि अधिकतर महाद्वीप के पश्चिम साइड में ही महासागर हैं, और जब महासागर होता है जहाँ पे, वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा ठंडी जलवायु होती है, ठंडी जलधारा होती है। वहाँ से जो है वाष्प जो है बन करके पानी जब ऊपर उड़ता है ना, तो जब पहाड़ से टकराता है तभी बारिश होती है। और मरुस्थल में पहाड़ बहुत कम देखा गया है, इसीलिए वहाँ पे बारिश, और वहाँ की जो मरुस्थल होता है वहाँ पे गर्मी होती है, तो गर्मी होने के कारण जो है वाष्प जो होता है उड़ जाता है, जबकि थोड़ा भी ठंडा एरिया पा करके वो बारिश होने लगता है। ठीक, उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अंत में, किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं तो ये उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। पर्वतों के पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे होते हैं। ये क्या होता है, तो मान लीजिए कि हवा समुद्र से ये बारिश लेकर के जा रहा है, ठीक, और यहाँ पर कोई पहाड़ है, तो ये पहाड़ से जब हवा टकराएगी तो इस वाले क्षेत्र में बहुत बारिश होगा। ठीक, लेकिन जो ये पहाड़ के इस साइड है इसको पहाड़ विमुख कहा जाता है या पवन विमुख कहा जाता है, यहाँ पे बारिश बहुत कम होगी। ठीक है, आगे देखिए, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अब भारत की जलवायु को कौन कौन प्रभावित करता है, तो पहला अक्षांश। ठीक, अक्षांश प्रभावित करता है कैसे, कर्क वृत्त यानी कर्क रेखा देश के मध्य भाग, आप भारत के मैप में देखेंगे तो बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरता है। ठीक है,
तो कर्कवृत्त देश के मध्य भाग पश्चिम में कच्छ रण, और पश्चिम जो कच्छ है ये जो है गुजरात का है, तो कच्छ के रण से ले करके और पूरब में मिजोरम से होकर गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग कर्कवृत्त से दक्षिण में है, माने कर्क रेखा की दक्षिण में है, और आधा जो है उत्तर में है, जो उष्णकटिबंध क्षेत्र है। और उष्णकटिबंध क्षेत्र कौन सा होता है? जहाँ पे गर्मी होती है उस वाले क्षेत्र को उष्णकटिबंध क्षेत्र कहा है। उष्ण माने आप समझते ही होंगे गर्मी, और कटिबंध माने क्षेत्र होता है, तो उष्णकटिबंध वाला क्षेत्र। कर्कवृत्त के उत्तर में जो है शेष भाग उपोष्ण होता है। उपोष्ण माने होता है थोड़ा सा गर्मी और ठंडी भी, उपोष्ण कटिबंध है। इसीलिए भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु में उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषता उपस्थित है, माने यहाँ ठंडा भी है और गर्मी भी है। अब दूसरा कारक कौन सा है जो भारत की जलवायु को प्रभावित करता है? तो दूसरा है अपना ऊंचाई। ठीक, भारत के उत्तर में जो है हिमालय पर्वत है। आप देखते ही होंगे कि जो भारत का मैप है, यहाँ ये वाले भाग में बहुत ज़्यादा पर्वत है। नेपाल के साइड में ये पूरा जम्मू कश्मीर भी पर्वत ही है। तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है। तटीय क्षेत्र माने जो नीचे समुद्र से लगता है, यहाँ गुजरात से लेकर के और पश्चिम बंगाल तक। ठीक, ये कहता है कि तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहाँ अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। और हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवा को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। अब मध्य एशिया बोलें तो ये हो गया अपना चाइना वाला पार्ट, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब मध्य एशिया के आसपास आ जाते हैं, और जो है रूस। ठीक, तो वहाँ पे बहुत ठंडी होती है, जबकि हिमालय पर्वत होने के कारण भारत में ठंडी कम पड़ती है। अब तीसरा जो है वायुदाब और पवन है। वायुदाब और पवन ये भी जलवायु को प्रभावित करते हैं। ये कैसे करते हैं? तो भारत में जलवायु संबंधी मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्था से संचालित होती है। पहला, वायुदाब एवं धरातलीय पवन है। ठीक, दूसरा है ऊपरी वायु परिसंचरण तथा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। आगे है भारत के उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन वाले क्षेत्र में स्थित है। जो भारत है वो कहाँ पे स्थित है? ये उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है, और ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्णकटिबंधीय या उच्च जो है दाब पेटी से उत्पन्न होती है। यह दक्षिण की ओर बहती हैं और कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुववृत्त निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर मुड़ती हैं। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि ये स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती हैं और बहती हैं, इसीलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम नहीं होती। इसी प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए देखें क्यों। कहता है जब कोई मान लो समुद्र से पवन गुजरती है तो वहाँ से पानी ले लेगी, लेकिन जब स्थल से गुजरेगी तो पानी कैसे लेगी? लेकिन जो भारत के पास मानसून या हवा आता है वो मरुस्थल वहाँ स्थल से आता है, लेकिन फिर भी भारत के पास बारिश हो जाता है, तो ऐसा क्यों है? तो इसको देखने के लिए कहते हैं आइए नीचे देखें। अब कोरियोलिस बल क्या होता है, ये आपको जानने के लिए बाबू बहुत ज़रूरी है कि कोरियोलिस बल क्या होता है। ठीक है, तो कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण, जब पृथ्वी घूमती है तो उसी को घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें जो है, हवा जो है उत्तरी गोलार्ध में दाहिने मुड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं ओर विक्षेपित हो जाती है। इसे फेरल का नियम भी कहा जाता है। अब आप लोग ये भी समझ लीजिए उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का क्या चक्कर था। तो समझ जाओ ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी में कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में दाहिने मुड़ती है। तो ये दाहिने कौन सा होता है? ये ऐसे चलता है पवन, पूरे पृथ्वी पे हवा ऐसे चलती है, तो ये दाहिने साइड उत्तरी गोलार्ध होता है। जो विषुवत रेखा के उत्तर में वो ये उत्तरी गोलार्ध है पृथ्वी पे, जो विषुवत रेखा से नीचे है दक्षिणी गोलार्ध। तो ये यहाँ पे उत्तरी में उत्तर दाहिने और जो है दक्षिणी गोलार्ध में बाएं घूमती है। इसे फेरल का नियम कहते हैं। आगे भारत की वायुदाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय हैं। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है, और जो हिमालय पर्वत है उसके पीछे जो उच्च दाब होता है, और इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। और ग्रीष्म ऋतु में माने गर्मी में आंतरिक एशिया के बीचों बीच में उत्तरी पूर्वी भारत के उत्तर और पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है, और वायु में दक्षिण स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुववृत्त को पार कर दाहिने और मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर आने लगती है।
इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून पवन के नाम से भी जाना जाता है। यह पवनें कोश महासागर के ऊपर से बहती हैं और नमी के ग्रहण करती हैं तथा भारत के मुख्य भूमि पर वर्षा करती हैं। अब ये पूरा चक्कर क्या था, ये हम आपको मैप से समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये वाला क्षेत्र है ये पूरा अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है। तो जो हवा है ये जब उत्तरी गोलार्ध में रहती है वो दक्षिणी गोलार्ध से होकर के आती है तो यहाँ पे जा करके दाहिने साइड मुड़ती है हवा और यहाँ अरब सागर से पानी ले करके साथ में और आती है और ऐसे बारिश करते हुए जाती है, ठीक, ऐसे ऐसे बारिश करते हुए जाती है। और जब अक्टूबर नवंबर के महीना में जो है बारिश होता है तो ये जो है यहाँ से आता है वापस और ले करके जाएगा जो है बंगाल के खाड़ी से, यहाँ बंगाल की खाड़ी से आएगी वापस और ऐसे ले जाके तमिलनाडु में बारिश करवाएगी। तो उम्मीद है इस मैप में भी आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग देखते, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ऋतु। मानसूनी जलवायु की विशेषता विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है और एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है और विशेषकर देश के आंतरिक भागों में परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक विभिन्नता नहीं होती, यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूप में विभिन्नताएं होती हैं। आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं? भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है, जैसे कि शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन तथा वापसी का काल, ठीक है। तो वैसे अपने यहाँ जो है 6 ऋतु होती हैं, लेकिन तो हम लोग देख या महसूस कर पाते हैं 4, जैसे गर्मी हो गया, बरसात हो गया, ठंडी हो गया और बसंत ऋतु। अब हम लोग देख लेते हैं शीत ऋतु। उत्तरी भारत में शीत ऋतु, उत्तर भारत बोले तो उत्तर प्रदेश बिहार में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है और भारत के उत्तरी भागों में दिसंबर जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। तापमान में दक्षिण से, अपने यहाँ सबसे ज़्यादा ठंडी कब होता है? जब जनवरी का महीना होता है और दिसंबर वाला महीना चल रहा होता है तब होती है। दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है और पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक के बीच होता है। चेन्नई कहाँ की राजधानी है? तमिलनाडु की, ठीक। जबकि उत्तर मैदान में यह जो है 10 डिग्री सेल्सियस होता है। जब अपने यहाँ बहुत ठंडी हो रही होती है दिसंबर और जनवरी में उत्तर प्रदेश बिहार वाले क्षेत्र में, तब चेन्नई में वहाँ 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, याद रखिएगा, वहाँ गर्मी होती रहती है। और उत्तर भारत में 10 से 15 सेंटीग्रेड सेल्सियस के बीच तापमान होता है। दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती हैं। उत्तर में तुषारपात, सामान्यतः हिमालय के ऊपरी ढाल पर हिमपात होता है। इस ऋतु में देश में उत्तरी पूर्वी व्यापारी पवनें प्रभावित होती हैं। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं तथा इसीलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। इन पवन के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है। वही वर्षा का बात कर रहा है दोस्तों, जो अक्टूबर नवंबर में होती है, क्योंकि वर्षा यहाँ पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। देश के उत्तरी भाग में एक कमज़ोर उच्च दाब क्षेत्र बन जाता है, जिसमें हल्की पवनें इसी क्षेत्र के बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं। उच्चावच के सभी प्रवाहित होकर ये पवन पश्चिम तथा उत्तरी पश्चिम से गंगा घाटी में बहती हैं। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम एवं पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती हैं। शीत ऋतु में उत्तरी मैदान से पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वास विशेष लक्षण है। यह कम दाब वायु प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिम पवन के साथ भारत में प्रवेश करती है। इस कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है, ठीक, तथा पर्वत पर हिमपात, पर्वत पे जो है बर्फ़ गिरता है, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यदि शीतकाल में वर्षा, जिससे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, की कुल मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। प्रायद्वीपीय भाग में शीत ऋतु जो है स्पष्ट नहीं होती है। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यह तापमान के प्रारूप में न के बराबर परिवर्तित होता है। अब आता है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? तो ग्रीष्म ऋतु माने होता है गर्मी। सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी ऊपर उत्तर की एक तरफ खिसक जाती है। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है, माने गर्मी का महीना होता है मार्च से मई तक। ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांश पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान की ओर देखकर लगाया जा सकता है। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। दक्कन पठार माने मध्य प्रदेश वाले भाग में। अप्रैल एवं मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस होता है। मई में देश के उत्तर पश्चिम भागों का तापमान लगभग 45 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्र प्रभाव के कारण तापमान कम होता है, क्योंकि प्रायद्वीप भारत जो है समुद्र के किनारे है, इसलिए यहाँ पे गर्मी कम होती है। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्मकाल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायु दाब में कमी आती है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूरब दक्षिणी पूरब में पटना और छोटा नागपुर पठार तक का एक कम दाब वाला लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। पवन का
परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर आरंभ होता है। लू, अब जो लू है ये हवा है। ग्रीष्मकाल माने गर्मी का एक प्रभावी लक्षण है और ये धूल के भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं जो दिन के समय भारत के उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में चलती हैं। कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती हैं। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियाँ आती हैं। ये आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुँचाती हैं क्योंकि ये तापमान को कम कर देती हैं तथा अपने साथ ठंडे समीर यानी पानी हल्की वर्षा लाती हैं। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवा के साथ गर्ज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। कभी कभी आप देखते होंगे कि मई में खूब तेज़ बारिश होता है। इसके साथ प्रायः हिम वृष्टि भी होती है। हिम वृष्टि माने होता है पथरा भी गिरता है। बैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी कहा जाता है। तो ये चीज़ भी आप लोग नोट रखिएगा। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्वी मानसूनी वर्षा होती है और इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं तथा प्रायः इसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको भी नोट रखना है। आगे वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन जून के आरंभ में माने जून के शुरुआत में उत्तर मैदान में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है और यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें दक्षिणी समुद्र के उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उत्पन्न होती हैं चूँकि ये पवनें गर्म महासागर के ऊपर से होकर गुजरती हैं, इसीलिए अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती हैं। ये पवनें तीव्र होती हैं तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत वेग से चलती हैं। सुदूर उत्तरी पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसून पवनें देश के शेष भाग में लगभग एक महीने में पहुंच जाती हैं। पूरे दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर प्रवाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित करती है और मौसम के प्रारंभ में पश्चिम घाट के पवन विमुखी भाग में भारी वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है। दक्कन का पठार मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी वर्षा होती है, यद्यपि ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। इस मौसम की यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये वाला क्षेत्र यहाँ 1 जून को केरल में बारिश होने लगती है, 5 जून तक कर्नाटक में, 10 जून तक महाराष्ट्र और यहाँ पश्चिम बंगाल तक, यहाँ त्रिपुरा मिजोरम में भी 1 जून को बारिश होता है। 5 जून तक यहाँ तक बारिश होने लगती है। 13 जून को यहाँ पे गुजरात तक आता है और उत्तर प्रदेश, और 1 जुलाई तक लगभग भारत तक पूरे बारिश होने लगता है। अब हम लोग दूसरे मैप में देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि अधिकतर वर्षा देश के उत्तरी पूर्वी भाग में होती है और खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित मानसीराम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। गंगा की घाटी में पूरब से पश्चिम की ओर वर्षा का मात्रा घटती जाती है। राजस्थान गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है वर्षा में विराम। इस प्रकार इसे अर्ध एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। दूसरे शब्दों में मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। इसमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। मानसून में आने वाले विराम मानसून गर्त की गति से संबंधित होते हैं और विभिन्न कारणों से गर्त एवं इसका अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानिक वितरण सुनिश्चित होता है। जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है, और दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चलता जाता है तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है। हिमालय की नदियों के पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्र में विस्तृत वर्षा होती है। इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ें आती हैं। जान माल की भी भारी क्षति होती है। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसून वर्षा का मात्रा एवं समय में निर्धारित करती है। यह निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है और मुख्य स्थलीय भाग को पार कर जाता है। यह गर्त निम्न दाब के मानसून गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। मानसून को इस अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। सूक्ष्म अर्ध स्थिति की तीव्रता, आवृत्ति एवं समय काल में विभिन्नता होती है। इस कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। इसका आगमन एवं वापसी प्रायः व्यवस्थित होता है, इसीलिए यह कभी कभी देश के किसान की कृषि कार्यों को अव्यवस्थित कर देता है। माने दोस्तों, बारिश का होना बहुत जब ज़्यादा बारिश हो जाता है तो किसान को भी नुकसानदायक होती है। मानसून की वापसी और परिवर्तन। अब मानसून मान लो एक बार चला गया, बारिश हो गया, बाढ़ आया, सूखा पड़ा, जितने भी समस्या थे हुए, अब एक बार मानसून फिर वापस भी आता है। कब आता है? अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला क्षेत्र बनता है। गर्त उत्तरी मैदान के उत्तर शिथिल हो जाता है। धीरे धीरे उच्च दाब वायु प्रणाली स्थान ले लेती है। दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाता है और धीरे धीरे पश्चिम की ओर हटने लगते हैं। अक्टूबर के आरंभ में पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती है। अक्टूबर एवं नवंबर महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। मानसून की वापसी होने के असमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च हो जाता है जबकि रातें ठंडी एवं सुहानी होती हैं। स्थल अभी भी आर्द्र हो जाता है।
उच्च तापमान आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम अर्ध हो जाता है। इस सामान्यतः क्वार की उमस के नाम से, इसे क्वार का उमस के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेष उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। कहते हैं क्या आप जानते हैं कि मानसीराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तथा स्टेलेमैग्नाइट एवं स्टेलेक्लाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। ये जो है पर्वतों पर बनती हैं, जो चूना पत्थर वाले एरिया होते हैं। आगे, नवंबर के आरंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवातीय निम्न दाब से संबंधित होता है, जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं, जिनके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः विनाशकारी होते हैं और गोदावरी नदी, कृष्णा, कावेरी नदी के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेश में अक्सर चक्रवात आते हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति होती है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल, अब जो दोस्तों कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवात तथा अवदाबों से होता है। अब चक्रवात क्या होता है, तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि समुद्र में चक्रवात आती है, बहुत तेज आंधी आता है, उसके साथ बारिश होता है, उसी को चक्रवात कहते हैं। अब वर्षा का वितरण, पश्चिम तट के भागों एवं उत्तरी पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान वाले एरिया में, या अब इस वाले मैप में हम लोग देख लेते हैं कि वर्षा कहाँ कहाँ पे है। इसमें भी आपको समझाया गया है कि जो है वर्षा कहाँ कहाँ पे होती है। तो यहाँ पे देखिएगा, एक जो है जून को, 1 दिसंबर को लौटते हुए बारिश होता है। ठीक, 1 नवंबर यहाँ पे ये ऐसे ये लौटते हुए बारिश हो रहा है। ठीक है, ये लौटता हुआ बारिश है जो कि हो रहा है। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा वर्षा होता है वो कौन सा है, सबसे कम है वो कौन सा, यहाँ पे ये दर्शाया गया। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा गाढ़ा लिखा हुआ है, ये 400 से अधिक बारिश हो रहा है यहाँ, 400 सेंटीमीटर से अधिक, ये 200 मीटर से अधिक। अब ये 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा यहाँ पे बारिश हो रही है। ये वाले क्षेत्र में 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। जो ये वाला क्षेत्र है यहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है। जो ये वाला क्षेत्र है यहाँ पे 60 से 100 सेंटीमीटर बारिश है। जो ये वाला क्षेत्र है यहाँ पे 40 से 60 होता है। और जो थोड़ा सा फीका कलर का है यहाँ पे 20 से 40 सेंटीमीटर, और जो एकदम में फीका है यहाँ पे बारिश होता है 0 से 20 सेंटीमीटर। तो ये इसीलिए इसमें समझाया गया है। ठीक है, यहीं पे है मेघालय में मानसीराम चेरापूंजी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अब ये जो है कुछ चेंजिंग के लिए दिया गया है, इसको आप वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। एवं इसे अब आगे बताते हैं कि एवं इससे सटे पंजाब, हरियाणा, गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। दक्षिण पठार के आंतरिक भागों में सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा कम मात्रा स्वयं रूप से कम होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है? जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षा यानी बारिश की मात्रा काफ़ी कम होती है। देश के शेष हिस्से में वर्षा की मात्रा माध्यम रहती है। हिमपात हिमालय क्षेत्र तक ही सीमित होता है। मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाली वार्षिक वर्षा की मात्रा में विभिन्नता होती है, माने कभी ज़्यादा कभी किसी साल कम वर्षा होती है। वर्षा की विषमता तथा निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे कि राजस्थान में कम वर्षा होता है, गुजरात में कम होता है, कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया प्रदेश से भी अधिक पाई जाती है। अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में बाढ़ अधिक आती है, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की आशंका बनी रहती है। जहाँ ज़्यादा बारिश होता है वहाँ पे ज़्यादा बाढ़ आती है, जहाँ पे बारिश नहीं होता है वहाँ पे सूखा पड़ जाता है। तो ये विभिन्नता हमको देखने को मिलती है। आगे मानसून एकता का परिचायक। अब ये क्या है, तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हिमालय अत्यंत ठंडी पवन से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। ठीक, अगर हिमालय नहीं होता दोस्तों तो भारत में बहुत ठंडी पड़ती। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांश के बावजूद उत्तरी भारत जो है यहाँ पे उच्च अक्षांश है, इसके बावजूद भी उत्तरी भारत निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। ठीक, यहाँ पे निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। इस प्रकार प्रायद्वीपीय भारत में प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्र के प्रभाव के कारण ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक सर्दी पड़ती है। इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दिशाओं में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं, परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनमें संबंधित ऋतु की दशाएं ऋतु चक्र को एक लय प्रदान करती है। वर्षा की अनिश्चितताएं तथा उसका असमान वितरण कहीं कम कहीं ज़्यादा मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा इनके त्यौहार उत्सव सभी इस मानसून के लय के चारों ओर घूम रहे हैं। माने जैसा मानसून होगा वैसा ही हमारे यहाँ पे त्यौहार भी होते हैं। जैसे आप देखते हैं सावन वाले महीना में गुड़िया होती है, वहीं पे ठंडी वाले महीना में जो है अपना कई त्यौहार आ जाता है, जिसमें सकट है और कई अन्य त्यौहार भी हैं। आप देखेंगे जब पूरा बारिश निकल जाता है तो दीपावली आ जाती है, गर्मी में होली आ जाती है। तो अलग अलग मौसम में हमारे यहाँ अलग अलग त्यौहार भी होते रहते हैं। अब आगे बताया जा रहा है कि सभी इन मानसून लय के चारों ओर घूम रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया
प्रक्रिया में तेजी गति लाती हैं। माने बारिश होता है दोस्तों, उसी से हमारा फसल भी चलता है। कृषि होती है, हमारे किसान भाई खेती करते हैं। संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती है। इन नदी घाटियाँ जो इन जलों का संवहन करती हैं, माने जो जल ग्रहण करती हैं, उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई का नाम दिया जाता है। ठीक है, उम्मीद है ये पाठ आपको दोस्तों समझ में आया होगा। अब हम लोग कुछ प्रश्न को भी सॉल्व कर लेते हैं। अब जो पहला प्रश्न है वह है नीचे दिए गए स्थान में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है, आपको बताना है। उम्मीद है आप जानते होंगे, या नहीं जानते हो तो जान लीजिए, ये मानसीराम है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? मानसीराम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक, आगे ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इस पवन को उत्तरी मैदान में लू कहा जाता है। ठीक है, कहते नहीं कि लू चल रहा है, बहुत गर्मी होती है उस टाइम में, मार्च अप्रैल मई में लू चलता है। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? तो भारत में जो है मानसून का आगमन जून में होता है, और 1 जून को होता है कहाँ पर हो जाता है? केरल में। तो ये भी आपको याद रखना है कि सबसे पहले होता है कहाँ पे? केरल में। आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? तो शीत ऋतु माने ठंडी वाला। तो कह रहा है गर्म दिन एवं गर्म रातें, तो ये ठंडी में होती ही नहीं है। कह रहा है गर्म दिन एवं ठंडी रातें, फिर कह रहा है ठंडी दिन एवं ठंडी रातें, फिर ठंडा दिन एवं गर्म रातें। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तीसरा वाला सही हो जाएगा। गर्म दिन एवं ठंडी रातें तो होती ही हैं, लेकिन सबसे सटीक यही होता है कि ठंडी भी होती है और जो है रातें भी ठंडी होती है, दिन भी ठंडी होती हैं। लेकिन जो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सही है वो दूसरा हो जाएगा, लेकिन जो सही है वो है थर्ड वाला। अब कह रहा है निम्न प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? इसमें बहुत हैं। अक्षांश हो जाते हैं जो है प्रभावित करने वाले में, वहाँ की जो है उच्चावच हो जाता है, ऋतु हो जाती हैं। आगे भारत में मानसून प्रकार की जलवायु क्या है? तो उष्ण कटिबंधीय, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु है भारत की। भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है एवं क्यों? तो ये है विषुवत जो कर्क रेखा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तापमान होती है, दैनिक तापमान। ठीक है, किन पवन के कारण, कह रहा है किन पवन के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? तो जो ये पवन है ये वापसी जो लौटता है उसे विक्षोभ पवन कहते हैं। मानसून को परिभाषित करें, मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं? जब कुछ दिन के लिए बारिश रुक जाता है या फिर ठंडी रुक जाती है तो उसे विराम कहते हैं। मानसून को एक सूत्र में बांधने वाले को क्या समझा जाता है? तो जो मानसून को एक सूत्र में बांधने वाले को मौसम एवं ऋतु समझा जाता है। उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है? तो उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर मात्रा घटने का है कि धीरे धीरे जो है उधर उष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है, और धीरे धीरे जो है पवनें भी कम हो जाती हैं, आर्द्र कम होती हैं। तो ये कुछ आंसर हैं, और आगे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और इतने देर तक यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए भी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।